नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात बिहार की। इस वीडियो में मैं बिहार का डिटेल केस स्टडी करूंगा, जिसका आधार होगा भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। हमारे केस स्टडी का जो 4 आधार है, उसके बेसिस पर हम तय करेंगे कि आखिर बिहार, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है, उसका वर्तमान इतना खराब क्यों रहा, क्या हो गया, आखिर कब हो गया। तो सबसे पहले हम इसको परखते हैं भौगोलिक से। बिहार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक राज्य है, जो कि पूर्णतः मैदानी इलाका है। बिहार में पहाड़ बहुत ही कम है। नतीजा है, यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। चूँकि यहाँ जीवन जीना और रहना अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही आसान है। गंगा के मैदानी इलाका होने की वजह से बिहार की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। इसका नतीजा ये है कि बिहार की जो इकोनॉमी है वो आज भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो बिहार में अब्रक को छोड़कर ऐसा कोई मेजर मिनरल्स यहाँ पे नहीं पाया जाता है। एक समय में ये भी मिनरल रिच था, जब झारखंड के साथ हुआ करता था बिहार, लेकिन झारखंड से ये अलग हो चुका है। आज के डेट में बिहार में सिर्फ और सिर्फ खेत बचे हैं। बिहार का जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब ये हुआ कि बिहार चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। कोई भी एक साइड ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी का, जहाँ पे समुद्र का एक किनारा मिले। एग्जाम्पल जैसे मुंबई हो गया, बंगाल हो गया, ये एक साइड समुद्र से घिरे हुए हैं, लेकिन बिहार चारों तरफ से लैंड लॉक है। इसीलिए यहाँ पर बिजनेस का वो अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिल पाया जैसा कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे स्टेट्स को नसीब हुआ। इसके अलावा बिहार का जो एक साइड है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो नेपाल से टच होता है, यानी कि बिहार का नॉर्दर्न पार्ट नेपाल के बॉर्डर को शेयर करता है। और चूंकि आज के डेट में वर्तमान की मैं बात करूं तो नेपाल का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रह नहीं गया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहार पे जा रहा है। बिहार का उसके साथ बहुत बढ़िया व्यापारिक संबंध रहा था। नेपाल के बॉर्डर से सटे बिहार के कुछ गांवों का संबंध रोटी और बेटी का संबंध था। बिहार में 2 मेजर प्रॉब्लम है। गौतम बुद्ध ने भी ये बात कही थी कि बिहार में आग और पानी हमेशा ही परेशानी का कारण बनेगा। पानी इसमें नंबर 1 है। साल में एक बार बाढ़ आना ही आना है, और ये बाढ़ हमेशा आता है नेपाल की वजह से। वहीं जब जब नेपाल में बाढ़ आती है तो नेपाल अपने डैम को खोल देता है और वो पानी बिहार के उत्तरी इलाके में भर जाता है। नतीजा है कि बिहार का जो मिथिलांचल इलाका है, इसमें बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आता है। बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं बिहार का दक्षिणी पार्ट उसी समय में सूखे से प्रभावित रहता है। नतीजा ये है कि बिहार का एक बहुत बड़ा फंड इन 2 भागों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में ही लग जाता है, और बाढ़ से प्रभावित लाखों करोड़ों लोगों को सुविधा और बार बार राहत प्रदान करने के कारण एक अच्छा खासा कैपिटल और समय दोनों की बर्बादी होती है, जिसके वजह से डेवलपमेंट का काम अधूरा रह जाता है हर बार। नेक्स्ट हो गया हमारा इसमें सामाजिक। बिहार सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट रहा। इसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण था। जिस समाज में गौतम बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग घुमा करते थे, जिस समाज ने सबसे ज़्यादा IAS, IPS और इंजीनियर्स दिए हैं इस देश को, उस समाज की स्थिति यह है कि बिहार के लोग जब भी दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में जाते हैं तो उनको गाली दी जाती है बिहारी बोल के, चल हट बिहारी। ये बहुत ही अफसोसजनक है, समझना जरूरी है। आखिर बिहार की स्थिति ऐसी क्यों होगी? सबसे पहला, चूँकि बिहार का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, और ये पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से जो संसाधन है वो सारे लोगों तक पहुँच नहीं पाया, क्योंकि संसाधन सीमित थे लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में गरीबी बढ़ती चली गई। वहीं अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो बिहार की जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में उतने स्कूल्स, उतने कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जिसके वजह से जो बेरोजगारी का स्तर है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और जहाँ बेरोजगारी होगा वहाँ पर अपराध तो जन्म लेगा ही लेगा। दूसरी बात, बिहार का जो पॉपुलेशन है, बिहार का जो सामाजिक ढांचा है, तो यहाँ पर गरीब अमीर से जितना लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के जाति से। अगर यहाँ के कोई बैकवर्ड क्लास का कोई पर्सन अगर बहुत अच्छा लेवल पर भी है तो उसके साथ आज के डेट में भी
आज के डेट में भी भेदभाव हो जाता है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलेंगे। वही अगर मैं बात करूं, बिहार के लोगों का एक खास रुचि है। यहाँ के बच्चों से हमेशा अपेक्षा की जाती है ये इंजीनियर बनेगा और इसको आईएएस तो बनना ही है, यानी कि बिहार का राजकीय करियर है आईएएस बनना। और इसके पीछे देखिए इतिहास पलट के देखना जरूरी है। जिस राज्य में मौर्य वंश और गुप्त वंश जैसे भारत के शानदार वंशों ने राज किया, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो लगाव है वो आना थोड़ा सा स्वाभाविक ही है। तीसरा हो गया इसमें राजनीतिक। बिहार की जो छवि है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल छवि बना दिया गया है। लेकिन अगर आप इसका इतिहास पलट कर देखेंगे तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें स्टेबिलिटी एक हद तक रहा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा बदलते गए। पार्टी वही रही, मुख्यमंत्री बदलते गए। नतीजा क्या हुआ कि फोकस कभी भी डेवलपमेंट पर नहीं हुआ। 1977 से पहले बिहार का नाम इतना खराब नहीं था जितना आज के डेट में खराब रहा। 1977 की एक घटना बिहार को पूरा बदल के रख दिया। वो घटना था बिहार मूवमेंट या छात्र आंदोलन भी उसको बोलते हैं। 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे भारत में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया आज़ादी के बाद, और वो था छात्र आंदोलन। ये आंदोलन सफल रहा और इस आंदोलन ने बिहार में कई नेताओं को जन्म दिया। उसमें सबसे पहला नाम आता है लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी इत्यादि। लेकिन इस मूवमेंट की वजह से बिहार का नाम इसलिए खराब कर दिया गया क्योंकि देश के स्तर पर यह बात उछाली गई मीडिया में कि बिहार इनडिसिप्लिन्ड स्टेट है, बिहार में गुंडागर्दी है, इत्यादि इत्यादि करके बिहार के नाम को और खराब किया गया। ये वही समय है, उसके बाद अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं रह गया। बिहार के राजनीति में जब श्री लालू प्रसाद यादव का उदय होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये ज़माना था 90s का। 90s के दौर में पहली बार लालू प्रसाद यादव ने बिहार की गद्दी को संभाला। लेकिन इनका जो 15 साल का जो टेन्योर है इसको जनरली लोग बोलते हैं जंगल राज। लेकिन इस जंगल राज में एक और ख़ास बात थी जिसको कोई नहीं बताता है। वो ये है कि लालू प्रसाद यादव चूँकि एक बैकवर्ड कास्ट से थे, इनकी पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस्ड रही, लेकिन इन्होंने एक खास चीज़ जरूर किया। बिहार में अपर कास्ट का जो पॉलिटिक्स था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। हालत इतनी बुरी थी, अगर कोई निचली कास्ट का आईएएस बना हुआ वो सरकारी ऑफिस में है और वह प्यून अगर कोई अपर कास्ट का है तो वो फाइल नहीं लाता था, वो पानी नहीं लाता था। ये सर्वविदित है, आप इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ये जो सामाजिक असमानता थी इसको दूर करने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े वर्ग को एक आवाज देने की कोशिश की। इसका फायदा जरूर हुआ। बैकवर्ड क्लास आज के डेट में सामाजिक स्तर पर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्रॉब्लम सामाजिक स्तर पर इतना ज़्यादा था कि बिहार के लोगों में कभी भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का जो क्रेज वो आया ही नहीं। इसका एग्जाम्पल इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार की एक कास्ट है, उसका नाम है मुसहर कास्ट। इस कास्ट में जब श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय में इस कास्ट के लोगों के मन में इस बात के लिए बुरा नहीं लगता था कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। उनको इस बात के लिए अच्छा लगता था कि लालू जी के आने के वजह से उनको इज्जत मिल गया, उनको समाज में इज्जत मिला। बिहार में 50% से ज़्यादा आबादी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है और ये वो आबादी थी जो सदियों से दबी हुई, कुचली हुई थी। इसको आवाज़ देने का काम किया लालू यादव ने। लेकिन जब राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता की चाबी पहुंची उसके बाद बिहार में गुंडाई बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अपर कास्ट का जो पॉलिटिक्स था वो हावी होने लग गया। अपर कास्ट का सपोर्ट नहीं था बिहार गवर्नमेंट को। नतीजा ये हुआ कि सामाजिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होते रहा। हर कास्ट ने अपने अपने सेनाएं बना ली। रणवीर सेना, कुंवर सेना अपर कास्ट की थी, तो वहीं लोअर कास्ट का भूमि सेना। ऐसा करके इन्होंने सेनाओं का गठन किया और आपस में ही लड़ते रहे। किसी का ध्यान कभी भी बिहार के विकास की तरफ गया ही नहीं। इसके बाद उदय होता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने बिहार की इस छवि को ख़त्म करने का बहुत प्रयास किया, बहुत हद तक ये सफल भी रहे। नीतीश कुमार की राजनीति भी कास्ट सेंट्रिक रही है, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने के लिए विकास का सहारा लिया। इसीलिए बिहार का नाम कुछ हद तक सुधरा और आज की डेट में भी बहुत हद तक ये प्रगति के राह पर है। बात आर्थिक की, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या रही, क्यों रही,
बिहार की जो इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा बेस्ड है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो वो 43,822 रुपया है। वहीं अगर जीडीपी रैंक की बात की जाए तो पूरे भारत में 13वां स्थान रखता है। बिहार के जीडीपी में अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो एग्रीकल्चर 20% का योगदान देता है, इंडस्ट्री 19% योगदान देता है और सर्विस सेक्टर 61% का योगदान देता है। 2002 से 7 के बीच में जब पूरे भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 7.8% था, उस समय बिहार में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट था 0.38%। बिहार में ले दे के 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि प्रोस्पेरस माने जाते हैं, जो कि अच्छे माने जाते हैं, एक विकसित माने जाते हैं। उसमें नंबर 1 है पटना, दूसरा हो गया मुजफ्फरपुर और तीसरा हो गया इसका ईस्ट चंपारण। आखिर बिहार की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरी, क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार के लोगों का माइंडसेट कभी भी बिजनेस करने का रहा ही नहीं। तो जिस जगह पर बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं रहा वहां पर नए इंडस्ट्रीज लगेंगे नहीं। जब नए इंडस्ट्रीज लगेंगे नहीं तो लोगों को रोजगार करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो पलायन की स्थिति है वो हमेशा सबसे ज्यादा रही है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार का जो सामाजिक माइंडसेट है वो नौकरियों के पीछे ज़्यादा दीवाना है, वो बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करना भी चाहता है तो उसको बहुत ही बढ़िया नज़र से नहीं देखा जाता है, जैसा कि दिल्ली, गुजरात जैसे स्टेट्स में अच्छा माना जाता है बिजनेस को। तो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी वहाँ पर गरीबी ही होगी। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें बिहार का जो नाम है वो एक उपभोक्तावादी स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिहार में वैसे फैक्ट्रीज नहीं है, उत्पादन नहीं है उसका। तो बिहार में सिर्फ अनाज का उत्पादन होता है और बाद बाकी चीज़ों के लिए ये दूसरे स्टेट्स पर डिपेंड करता है। जिस स्टेट में प्रोडक्शन नहीं होगा वहाँ पर कभी भी कैश का इनफ्लो नहीं होगा, हमेशा आउटफ्लो ही होगा, क्योंकि बिहार हमेशा हर चीज़ को बाहर के स्टेट से खरीदता है, दूसरे स्टेट से खरीदता है। नतीजा ये है कि सारा पैसा दूसरे जगह जाता है। एक नेक्स्ट कारण इसकी आर्थिक स्थिति खराब रहने की ये भी है कि हर साल बाढ़ आने की वजह से बिहार का एक मेजर फंड उस बाढ़ से निपटने और उन इलाकों को दोबारा से खड़ा करने में लगा दिया जाता है। नतीजा क्या है कि बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कभी भी डेवलप्ड स्थिति में रह ही नहीं पाया, वो आज के डेट में भी बहुत ही पिछड़ा है। आज भी वहाँ के गाँव में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं बिहार के इस स्थिति का सोल्यूशन क्या है। आखिर बिहार का नाम अच्छा कैसे हो सकता है, क्या तरीका हम अपनाएं? तो इसमें सबसे पहला हो गया चेंज ऑफ माइंडसेट। जब तक बिहार के लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक बिहार में प्रोस्पेरिटी कभी आ ही नहीं सकती है। बिहार के लोगों को नौकरी के पीछे भागना कम करना होगा और स्टार्टअप्स को, नए बिजनेस को खड़ा करने के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी बात, बाढ़ को काउंटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, बिहार के जनता को ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी पार्टी को अगर वो वोट दे रहे हैं तो जातीय आधार पर वोट न दें। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बिहार से ये जितने भी IAS IPS बन के दूसरे स्टेट में जाकर बस जाते हैं उनको ये नैतिक जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने स्टेट में आकर कुछ नया काम करें, एक स्टार्टअप करें या किसी स्टार्टअप को सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूँ बिहार के ऊपर ये एक्सटेंसिव केस स्टडी आपको पसंद आया हो। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।